आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है ना। सांद्रता के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तनु विलयन, जिसको डाइल्यूशन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सांद्र विलयन, जिसको कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। इसको तनु को जो है हम शॉर्ट में DIL लिखते हैं और इसको CONCE कंस करके लिखते हैं। तीसरा जो होता है वो आपका संतृप्त विलयन होता है, संतृप्त विलयन होता है, जिसको सैचुरेटेड विलयन कहते हैं। चौथा जो होता है अति संतृप्त विलयन होता है, ठीक है ना। चौथा होता है, या इसको असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। और पांचवा जो होता है अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये विलयन के प्रकार हो गए हैं। चूंकि ये जो पोर्शन है ये तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन और विलयन के प्रकार, ये हाई स्कूल लेवल का पोर्शन है। जो कि इंटर में जो चीज़ है वो उसको हम आगे आपको बता रहे हैं। विलयन की सांद्रता जो व्यक्त करने की विधियां, ये चीज है। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, जैसे इसमें कई विधि हैं। एक तो आपकी है मोल प्रभास, जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अन्य भाषा में मोल प्रभास को मोल अंश भी कहते हैं। ये NCERT की भाषा है, मोल अंश भी कहते हैं। दूसरी है मोलरता, तीसरी है मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सारी चीजें हैं। और भी छोटी छोटी चीजें, भार आयतन विधि, द्रव्यमान प्रतिशतता, ppm सांद्रता, ये सारी ढेर सारी चीजें हैं। तो इसमें जो अपने सिलेबस में है उन विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ हमने आपको मोल प्रभाज के बारे में बात करते हैं। मोल जो प्रभाज है या मोल अंश, मोल अंश होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मान लो, माना कि दो अवयव A तथा P हैं, ठीक है ना। माना कि दो अवयव A तथा, हाँ, अवयव A और B हैं। जैसे मान लो A प्लस B, ये दो अवयव हैं और ये आपका विलयन बना, ठीक है ना। दो विलयन, ये विलयन बना। तो जो मोल प्रभाज होता है, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे मान लो हमने ये A और B दो अवयव हैं, इसके जो मोल प्रभाज हैं, इसके मोल जो हैं, इसके मोल स्मॉल n है, इसके जो मोल हैं कैपिटल N है, ठीक है ना। ठीक, यानी कहने का मतलब जो है, किसी
बिलियन में उपस्थित किसी अवयव, अवयव मीन्स मान लो ए, मान लो ए का जो मोल प्रभाज का मोल अवयव ए का मोल प्रभाज उस बिलियन में उपस्थित कुल अवयव के मोलों की संख्या तथा अवयव एक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। चूंकि मोलों की जो संख्या होती है वो ग्राम अणुओं की संख्या भी उसको अपन कह सकते हैं। जैसे हमने ये बताया आपको, हमें ए का मोल प्रभाज निकालना है, ए का मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा ए के मोलों की संख्या बटा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी कहने का मतलब ये कहलाएगा कि ए का मोल प्रभाज बराबर ए के मोलों की संख्या बटे, क्योंकि जो बिलियन बना था वो ए के मोल भी आते थे, ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। ये जो है कि इस तरह से ये हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें हम पुनः ये देखते हैं कि इसमें हमने दो चीज़ें मान ली कि जो ए था आपका, ये जो अवयव हमने दो बताए थे आपको, ए और बी। ए के जो मोलों की संख्या बताई थी, मोलों की संख्या हमने स्मॉल एन, इसमें जो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या कैपिटल एन। इसका जो हम भार मान रहे हैं, भार स्मॉल डब्ल्यू ग्राम, इसका भार हमने कैपिटल डब्ल्यू ग्राम मान लिया। इसका ए का अणुभार जो है हमने स्मॉल एम मान लिया। इसका जो अणुभार है वो हमने कैपिटल एम मान लिया। तो अब चूंकि मोलों की जो संख्या निकालते हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है यानी एन, स्मॉल एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, यानी पदार्थ का भार बटे अणुभार। डब्ल्यू जो है ये भार है और बटे अणुभार है, ठीक है ना। अब इसमें हमें जो है आपको ए का मोल प्रभाज निकालना है। तो जो ए का मोल प्रभाज हो जाएगा, जैसा कि सूत्र के अनुसार एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी ए के मोलों की संख्या स्मॉल एन बटे जो बिलियन बना था उसमें कुल मोलों की संख्या यानी एन इंटू कैपिटल एन, क्योंकि दो प्रकार के अवयव थे। तो ये जो है ये ए का मोल प्रभाज हो जाएगा।